हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 स्टोइकियोमेट्री। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल एक्चुअल एंड परसेंटेज यील्ड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे that how can we determine empirical and molecular formula. Next we will discuss percentage purity. Limiting and non-limiting reactants. A limiting reactant is a reactant that is completely consumed in a reaction. A limiting reactant can also be defined as a reactant that produces the lowest amount of the product in a reaction. तो लिमिटिंग रिएक्टेंट बेसिकली जो दो रिएक्टेंट्स होते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट उनमें से वो होता है जो उस रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। और अगर हम फाइंड आउट करना हो कि एक लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो हम देखते हैं कि कौन सा रिएक्टेंट है जिसने लोएस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हैं, यानी वो रिएक्टेंट जो लोएस्ट अमाउंट ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करेगा रिएक्शन में, दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। सेकंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। द रिएक्टेंट इन एक्सेस इज द रिएक्टेंट लेफ्ट अनयूटिलाइज्ड और अनरिएक्टेड आफ्टर द रिएक्शन इज कंप्लीट। मीन रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी कुछ अमाउंट जो है वो जिस रिएक्टेंट की रिमेनिंग हो, वो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इन अ रिएक्शन. A limiting reactant can be recognized by calculating the number of moles of product formed from data of the given amount of the reactants using a balanced chemical equation. The reactant that produces the least number of moles of the product is the limiting reactant. तो बेसिकली हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज करते हैं और वहां से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं। तो उनमें से जौन सा रिएक्टेंट लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करेगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और जो ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करेगा वो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमारे पास 10 मोल्स हैं हाइड्रोजन के और 7 मोल्स हैं हमारे पास ऑक्सीजन के। वर रिएक्टेड टू प्रोड्यूस वाटर। विच अदर रिएक्टेंट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा रिएक्टेंट, यहाँ पे दो रिएक्टेंट है ना, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो हमने देखना है कि इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वी हैव 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड इट प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे पहले हम रिलेट कर लेते हैं हाइड्रोजन को वाटर के साथ, क्योंकि दो रिएक्टेंट है। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास रिएक्टेंट है, पहला रिएक्टेंट दैट इज हाइड्रोजन, और राइट साइड पे हमारे पास जो प्रोडक्ट है वाटर। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं 1 हाइड्रोजन का अगर मैं निकालूं तो सिंपली 1 मोल प्रोड्यूस करेगा वाटर का, क्योंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब मैंने 1 मोल के लिए फाइंड आउट कर लिया, तो 1 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेगा अगर हाइड्रोजन का 1 मोल होगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कितने मोल हैं, हाइड्रोजन के 10 मोल्स हैं, तो 10 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड्स पे। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के 10 मोल अगर यूज हुए तो वाटर के भी 10 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। ओके, अब ऑक्सीजन को रिलेट कर लेते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन का 1 मोल है, तो वाटर के कितने मोल प्रोड्यूस हुए हैं, 2 मोल। सो यहाँ मैंने लिख लिया 1 मोल ऑफ O2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पे कितने मोल्स हैं इस एग्जांपल में जो हमने कंसीडर किए, 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो 7 में दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ऑक्सीजन के 7 मोल यूज हुए तो वाटर के कितने मोल प्रोड्यूस हुए हैं, 14। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए 10 मोल प्रोड्यूस हुए थे और ऑक्सीजन के लिए 14 मोल प्रोड्यूस हुए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसके लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स हैं। So that's why hydrogen is limiting reactant. 200 gram of zinc were reacted with 200 gram dilute H2SO4 that is sulfuric acid. Determine part A limiting reactant and B mass of the hydrogen produced. तो ये हमारे पास जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों रिएक्ट करेंगे, ये एज अ रिएक्टेंट है और प्रोड्यूस हो रहा है ZnSO4 और साथ में हाइड्रोजन। तो पहले ए पार्ट सॉल्व करते हैं। मैस ऑफ जिंक दैट इज 200 ग्राम, और अगर हम मोलर मैस की बात करें जिंक की दैट इज 63.5। तो ये आप प्रोडक्ट टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। जिंक के लिए भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, मैस ओवर मोलर मैस फॉर्मूला होता है।
सो 200 ओवर 63.5, तो ये हमारे पास मोल्स आ गए 3.15 मोल्स। तो ये बेसिकली जो मैस गिवन है जिंक का, इसके लिए हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम ये जो मैस गिवन है सल्फ्यूरिक एसिड का, इसके लिए भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए भी हमारे पास 200 ग्राम गिवन है और मोलर मैस सल्फ्यूरिक एसिड का 98 होता है। ठीक है, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। और नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है दैट इज मैस ओवर मोलर मैस। तो ये 200 को अगर 98 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.04 मोल्स। तो जिंक के लिए हमारे पास आए हैं 3.15 मोल्स और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हमारे पास यहाँ पे आए हैं 2.04 मोल्स। अभी कंटिन्यूड है। अभी हम अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसको देखते हैं। सो ये हमारे पास जिंक है, तो जिंक को रिलेट करते हैं हाइड्रोजन के साथ। 1 मोल ऑफ Zn प्रोड्यूस्ड, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ भी इसका भी मोल 1 है जिंक का और यहाँ पे हाइड्रोजन का मोल भी 1 है। वैसे इस इक्वेशन में सबका मोल 1 ही है। सो मुझे अब 3.5 मोल्स के लिए देखना है, क्योंकि लास्ट पे हमने 3.5 मोल्स ऑफ जिंक फाइंड आउट किए, तो दोनों साइड्स पे हमने 3.15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हम सल्फ्यूरिक एसिड को रिलेट करते हैं हाइड्रोजन के साथ। सो यहाँ भी 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है, तो और सल्फ्यूरिक एसिड के हमारे पास थे 2.04 मोल्स। सो दोनों साइड पे 2.04 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिंक जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस करेगा 3.15 मोल्स ऑफ H2 और सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा 2.04 मोल्स ऑफ H2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कम मोल प्रोड्यूस कर रहा है। सो H2SO4 is producing lesser mole of product, so H2SO4 is a limiting reactant। अब हमें जो बी पार्ट है वो सॉल्व करना है इसका। mass of hydrogen produced, so mass of hydrogen produce, ये वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mass ओवर मोलर mass। तो मुझे यहाँ पे mass फाइंड आउट करना है, तो मोलर mass मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स से। सो यहाँ पे आपको 3.15 मोल्स भी नजर आ रहे हैं हाइड्रोजन की और यहाँ पे 2.04 मोल भी नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है उसके मोल यूज करने हैं आपने। तो ये हमारे पास 2.04 है और हाइड्रोजन का जो मोलर मास है दैट इज 2। So by multiplying, you will get 4.08 gram. So this is our answer. Theoretical yield, actual yield and percentage yield. The amount of product as calculated from the balanced chemical equation is known as theoretical yield of the chemical equation. So students, जो yield हमें balanced chemical equation के through मिलती हैं वो theoretical yield होती है। The actual yield is the amount of product actually produced in the reaction. और जो लैब में हम yield product find out करते हैं that is basically actual yield। और एक्चुअल यील्ड जो है ना वो हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम ही होती है। उसकी रीजन जो है वो आगे हम देखेंगे। और अगर परसेंटेज यील्ड की बात करें तो परसेंटेज यील्ड होती है हमारे पास एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो परसेंटेज यील्ड है वो हमेशा 100% से कम ही होगी, क्योंकि एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड। For many reactions, the theoretical yield is close to the actual yield. These reactions are quantitative and can be used for chemical analysis. Why percentage yield is less than 100%? तो इसकी reasons हैं हमारे पास। For some reaction, however, the actual yield is below the theoretical yield and the percentage yield is less than 100%. This is because of the following reasons. Side reaction may result in byproduct, कि जब आप लैब में रिएक्शंस कर रहे होते हो तो वहां पे कुछ साइड रिएक्शंस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से कुछ बाय प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तो बाय प्रोडक्ट मिल जाता है तो इसका मतलब है कि जो रिएक्टेंट या जो रिजल्ट जो यील्ड हम लेना चाह रहे होते हैं वो उतनी नहीं मिलती। ऐसा भी हो सकता है सम रिएक्शंस में बी रिवर्सिबल, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रिएक्शंस रिवर्सिबल हों, तो वहां पे जो प्रोडक्ट होता है, जो एक्चुअल यील्ड होती है वो फिर लेस होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। नेक्स्ट हो सकता है मैकेनिकल लॉसेस कैन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन। तो जब आप फिल्ट्रेशन कर रहे होते हो तो कुछ लिक्विड जो है वो जो आपका फिल्टर पेपर है उसमें भी रह सकता है, और इसी तरह अगर डिस्टिलेशन का प्रोसेस है तो उसमें से भी कुछ मैकेनिकल लॉस हो सकता है। सेपरेशन बाय अ फनल, वॉशिंग, or crystallization can also cause mechanical loss.
सो ड्यूरिंग वॉशिंग और क्रिस्टलाइजेशन वहां पे भी मैकेनिकल लॉस हो सकता है. सो दैट्स व्हाई आवर एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड. मीन के जो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से यील्ड मिलती है उससे हमारी लैब वाली यील्ड हमेशा कम होती है जो हम एक्सपेरिमेंट से लेते हैं. उसके रीजंस हमने देख लिए. सो दिस इज द रीजन दैट परसेंटेज यील्ड इज ऑलवेज लेस देन 100%, क्योंकि एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होगी थ्योरेटिकल यील्ड से. तो इसकी वजह से हमारी जो परसेंटेज यील्ड है वो कभी भी 100% नहीं होगी. एग्जाम्पल 3.5. इन एन इंडस्ट्री कॉपर मेटल वाज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन. सो ये हमारे पास रिएक्टेंट है Fe आयरन प्लस CuSO4 और ये रिएक्ट होके प्रोड्यूस करेंगे FeSO4 प्लस Cu. 1.274 gram of CuSO4 when reacted with excess of Fe metal, a yield of 0.392 gram of Cu metal is obtained. तो ये बेसिकली हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड है वो गिवन है. कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड. तो एक्चुअल यील्ड हमारे पास गिवन है, अब हमें थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट करनी है. तो तब हम जो परसेंटेज यील्ड है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे और परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करेंगे. तो चलें, हमारे पास मैस गिवन है कॉपर सल्फेट का 1.274 ग्राम और कॉपर सल्फेट का अगर हम मोलर मैस फाइंड आउट करें सो ये हमारे पास आएगा 159.5 ग्राम्स. आई होप कि आप मोलर मैस फाइंड आउट करना जानते होंगे. ये बेसिकली आपने पीरियोडिक टेबल यूज करना होता है और जो भी इनके मैसेज होते हैं वो यहाँ पे ऐड करने होते हैं. ठीक है, जैसे कॉपर है तो इसका लिख दें मैस प्लस जो सल्फर है इसका मैस लिख दें प्लस फिर ऑक्सीजन के हमारे पास 4 हैं तो 4 इंटू ऑक्सीजन का हमारे पास 16 है तो उससे मल्टीप्लाई करके और सबको ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 159.5 ग्राम. अब यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर मोलर मैस इसका इतना है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 159.5 ग्राम्स है कॉपर सल्फेट का तो वो 1 मोल के इक्वल होगा. ठीक है, अब मैं 1 ग्राम पहले फाइंड आउट कर लेता हूँ क्योंकि बेसिकली तो मुझे 1.274 ग्राम्स के लिए फाइंड आउट करना है लेकिन उससे पहले मुझे 1 ग्राम के लिए फाइंड आउट करना होगा. तो ये जो 159.5 है इसको मैं डिवाइड कर दूंगा. सो ये मेरे पास आ गया 0.0062 मोल्स. मतलब अगर 1 ग्राम होगा कॉपर सल्फेट का तो इतने मोल प्रोड्यूस होंगे. लेकिन मुझे तो इतने मैस के लिए फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स. सो 1.274 को हमने लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया. तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 0.00798 मोल. अब हम यूज करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो अब ये देखें ना, यहाँ पे हमारे पास जो मैस गिवन है दैट इज कॉपर सल्फेट और यहाँ पे जो हम बात की जा रही है जो हमें एक्चुअल यील्ड है वो कॉपर की है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें थ्योरेटिकल यील्ड भी कॉपर के लिए फाइंड आउट करनी है Cu के लिए. तो बेसिकली रिलेट किया जा रहा है इस कॉपर सल्फेट को और कॉपर को. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इसका भी 1 मोल है यहाँ पे और कॉपर का भी 1 मोल है. बिल्कुल ठीक है. तो अगर इसके मोल हैं हमारे पास 0.00798 तो दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कॉपर है उसके मोल भी इतने हैं. ठीक, सो 1 मोल ऑफ कॉपर दैट इज 63.5 ग्राम्स होते हैं. ये आप पीरियोडिक टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं. अब मोल्स कितने हमारे पास, वो इतने हैं 0.00798. तो हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हम इतने मोल के लिए फाइंड आउट कर पाए मैस. तो वो हमारे पास आ गया 0.5072 ग्राम्स ऑफ Cu. सो स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट की है ये वाली. और एक्चुअल यील्ड तो ऑलरेडी गिवन थी 0.392 ग्राम ये वाली. अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं परसेंटेज यील्ड का दैट इज एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100. सो ये जब हम वैल्यूज प्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 77.3%. So this is the percentage yield. Next topic is determining empirical and molecular formula. The molecular formula give the actual ratio of elements in a compound. So students जो molecular formula होता है वो इस फॉर्म में हम लिखते हैं. जैसे अगर बेंजीन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कार्बन के 6 एटम्स होते हैं, इस तरह हाइड्रोजन के 6 एटम्स होते हैं. तो ये जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना, ये बेसिकली होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. और इंपेरिकल फॉर्मूला की एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं. द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड टेल्स यू द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एलिमेंट इन अ कंपाउंड.
तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी 6 था, यहाँ पे भी 6 था, तो इसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं CH। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बेसिकली सिंपलेस्ट रेशियो होती है एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड की, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इन अ कंपाउंड। डिटरमाइनिंग द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। स्टेप 1, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट फ्रॉम इट्स मास और परसेंटेज कंपोजिशन। तो अगर परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है या मास गिवन है तो वहां से आप उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करोगे। सो फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। सेकंड स्टेप, divide each element's molar amount by the smallest or least molar amount to get the simplest whole number ratio of the compound। तो ये आगे हम देखेंगे एग्जांपल में कि हम यहाँ पे whole number ratio हम find out करते हैं। Step 3, write the empirical formula using the simplest ratio as subscript। तो ये हम देखेंगे किस तरह से हम empirical formula को लिख सकते हैं। Next, determining the molecular formula of the compound involving the following steps। तो अभी हम molecular formula की बात करते हैं। फाइंड द मोलर मास ऑफ द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये पहले से जो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं उसी का हम मोलर मास फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, डिवाइड द कंपाउंड्स मोलर मास बाय द एम्पिरिकल फॉर्मूला मोलर मास। तो ये जो कंपाउंड का मोलर मास गिवन होता है, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में, तो हमारे पास कंपाउंड का मोलर मास गिवन होता है, उसको हम डिवाइड करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मोलर मास से, और इससे हमें एक होल नंबर है जिसको हम n बोलते हैं। Multiply all the subscripts in the empirical formula by n to get the molecular formula। तो जो भी हमारे पास n की वैल्यू आती है इसको हम सबके सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वहां से हमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो मिल जाता है। तो चलें सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 3.6। A compound has the following composition: carbon 40%, hydrogen 6.7% and oxygen 53.3%। ये बेसिकली परसेंटेज कंपोजिशन है जो पहले हम फाइंड आउट कर चुके हैं। The molar mass of the compound is 180 ग्राम पर मोल। तो ये बेसिकली मोलर मास है उस कंपाउंड का। ठीक है, डिटरमाइन इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो पहले हम एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, जो भी स्टेप्स हमने देखे हैं उसकी बेस पे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मोल्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मोल्स के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ जो कार्बन है, कार्बन 40% है तो 40 आप ऊपर लिखेंगे और कार्बन का जो मोलर मास है वो नीचे लिखेंगे 12। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे 3.33। इस तरह हाइड्रोजन के लिए हमारी जो परसेंटेज कंपोजिशन है दैट इज 6.7 और उसको डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास से दैट इज 1। सो ये हमारे पास 6.7 ही आ जाएगा। इस तरह ऑक्सीजन के लिए भी हम जो इसकी परसेंटेज कंपोजिशन है उसको डिवाइड करेंगे ऑक्सीजन के मोलर मास से, तो हमारे पास आ जाएगा 3.33। तो ये हमारे पास मोल रेशियो आ गई। अब हम क्या करना है कि इसको होल नंबर में चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटा नंबर है वो 3.33 ही है, तो इसको हम अगर इसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्पिरिकल फॉर्मूला में हमारे पास जो कार्बन है वो 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो मजीद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2O। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला तो हमने फाइंड आउट कर लिया ये वाला, अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड आउट करना है। सो मोलर मास ऑफ द एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो मोलर मास है वो इस तरह हम देख सकते हैं, यानी जैसे कार्बन है, कार्बन का एक ही एटम है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 12। इस तरह हाइड्रोजन के 2 हैं एटम्स, सो 2 को इसके जो एटॉमिक मास है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो एक को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एटॉमिक मास के साथ। तो ये हमारे पास मोलर मास आ गया 30 ग्राम पर मोल। ओके, तो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला का मोलर मास भी आ गया दैट इज 30, और एक ये मोलर मास था जो उस कंपाउंड का है 180 ग्राम पर मोल। सो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला मोलर मास 30 ग्राम पर मोल जो भी हमने फाइंड आउट किया है, और मोलर मास ऑफ द कंपाउंड जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है दैट इज 180 ग्राम पर मोल।
सो जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने के स्टेप्स देख रहे थे तो वहां पे n फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला था, मोलर मास ऑफ कंपाउंड ओवर एम्पिरिकल फॉर्मूला मोलर मास। तो मोलर मास हमारे पास 180 ग्राम पर मोल है और एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास 30 है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास n आ जाएगा 6। तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने देखा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला तो हमारे पास ये आया था CH2O। तो अब हमने क्या करना है, जो भी n हमारे पास आया वो हमने यहाँ लिख देना है, सबस्क्रिप्ट में लिख देना है 6, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना अंदर। तो 6 जब यहाँ C1 है तो जब C1 से मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा। यहाँ 2 है, जब 6 2 से मल्टीप्लाई होगा 12 हो जाएगा। यहाँ O1 है तो 6 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। Next topic is percentage purity. The amount of pure substance in a sample represented as a percentage of the sample's total mass is known as percentage purity. मतलब कि यहाँ पे जो भी हमारे पास प्योर सब्सटेंस है उसकी जो परसेंटेज है टोटल सैंपल के मैस में से, वो आपकी परसेंटेज प्योरिटी आएगी। You can determine the purity of a compound by comparing the amount of pure compound compared to the total mass of the sample. जो टोटल मैस है उसमें से हम देखेंगे कि हमारा जो प्योर कंपाउंड है वो कितना है, और इसका फॉर्मूला भी हम देख लेते हैं परसेंटेज प्योरिटी का। So percentage purity is equal to actual mass of the compound divided by total mass of the sample multiply by 100। तो ये हमारे पास फॉर्मूला। तो चलें एग्जांपल सॉल्व करते हैं इससे रेलिवेंट। A student synthesized a compound and obtained a sample of weighing 6.3 gram. Then he performed chemical analysis and found that the sample contained 4.2 grams of the pure compound. तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि हमारे पास जो प्योर कंपाउंड है वो कितना है 4.2 ग्राम, और ये वो वेट है जो टोटल सैंपल का है। सो कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड। So actual mass of the compound, that is 4.2 gram, the total mass of the sample 6.3 gram, and percentage purity, यहाँ से ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो एक्चुअल मैस ऊपर लिखेंगे 4.2 और टोटल मैस ऑफ सैंपल 6.3 नीचे लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी 66.67%। दिस इज द परसेंटेज प्योरिटी।